नमस्ते। नमस्ते, मैं मालविका। और मैं सच्चिदानंद। आज हम आपको कुछ लोक कथाएं सुनाएंगे। जी। पहले मैं बता दूं कि मैं मूलतः मराठी भाषी हूँ। और मैं बंगाली भाषी हूँ। लेकिन हम दोनों मध्य प्रदेश के निवासी हैं, यानी पूर्व और पश्चिम का मिलन मध्य प्रदेश में। और आज हम आपको सुनाएंगे बंगाल और महाराष्ट्र की कहानियां। लेकिन मैं सुनाऊंगा आपको बंगाल की कहानी और मी सांगेन मराठी मध्ये। तो पहले कौन शुरू करेगा? तुम कर लो। मैं शुरू करूं? हाँ। अच्छा, कौन सी कहानी सुनाऊं? मैं बताऊं? हाँ। वो तुम्हें याद है एक बार मैंने बताया था, तेपान्तरेर बाघेर धारे बद्ध जलार উপর পেতনিপুরের পেতনি ছিল মাথায় পড়ে টোপর। শাকচুন্নির গল্প। शाकचुन्नीर गल्प। आप जानते हैं कि बंगाल में वैसे भी थोड़ा सा तो भूत, तंत्र, मंत्र इन सब की जरा ज्यादा ही पहुंच होती है और लोग उसको ज्यादा उस तरह से लेते भी हैं। आपको मैं सुनाता हूँ शाकचुन्नीर गल्पो। बहुत बचपन से सब लोगों ने सुनी है। एक बार एक गांव में एक आनंदो बाबू रहते थे और आनंदो बाबू रहते थे उस जगह पर जहां उनके घर के पास था एक तालाब। छोटा सा तालाब, लेकिन तालाब था। पुकुर। और आनंदो बाबू और उनकी माँ दोनों साथ में रहते थे। आनंदो बाबू का पूजा पाठ करने का, धर्म कर्म करने का काम था। इस बीच आनंदो बाबू की शादी हो गई। मम्मी ने सोचा आनंदो बाबू की कि एक बड़ी सुंदर सी बहू लाएंगे। बहू तो आई। बहू बहुत सीधी सादी थी, बड़ी सिलबिल सी थी, चुपचाप रहती थी, सारे काम करती थी। लेकिन कैसे करती थी मालूम है? धीरे धीरे अपने काम करती थी, कमजोर भी थी। तो आनंदो बाबू की मम्मी कहती थी, मेरी बहू कितनी धीमे काम करती है, कितनी स्लो काम करती है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो बहू सुबह उठ के तालाब के किनारे गई फ्रेश होने, दिशा मैदान के लिए। अब जैसे ही वो तालाब के किनारे गई तो वहां पर एक पुराना बरगद का पेड़ था और बरगद के पेड़ में एक खोह में रहती थी एक भूतनी, और भूतनी का नाम था शाकचुन्नी। हाँ, शाकचुन्नी। तो उस भूतनी को लगा कि ये औरत मेरी तरफ क्यों चली आ रही है। तो एक बात और भी बताएं, उस भूतनी को आनंदो बाबू से थोड़ा थोड़ा प्रेम भी था। तो उसको बहुत प्रेम था। बहुत प्रेम था। लेकिन आनंदो बाबू को तो बेचारों को पता नहीं था। तो जैसे ही वो बहू उस पेड़ के पास पहुंची, उस भूतनी ने एकदम से उसके सामने आके कहा, अरे बाबा की सुंदर तुम्हारे संगे आनंद बाबूर भी হয়েছে। बेचारी बहू को लगा अच्छा ये हमारे परिवार की कोई जान पहचान वाली महिला है। तो उसने भी बेचारी ने कह दिया हाँ। तो फिर भूतनी ने क्या किया, उसने अपने गले की माला उतारी और वो बहू के गले में डाल दी। और बहू को लगा कि मुझे माला मिल गई। लेकिन हुआ क्या कि वो बहू एकदम से चिड़िया बन गई और उस भूतनी ने उस चिड़िया को उठाकर उस पेड़ की खोह में रख दिया और उस बहू का वेश धारण करके ये बड़े मजे से घर में आ गई। रूप तो वही था, चाल ढाल थोड़ी सी बदली हुई थी। अम्मा जी ने पूछा ऐसे कैसे? वो क्या बोलती है? हमें मालूम है, ऐसा कहा जाता है कि भूत थोड़ा नाक में बोलते हैं ऐसे। तो फिर बहू बात हो गई। अब अम्मा जी ने कहा बहू खाना बना दो। बहू ने देखा न ताओ, पाट। 1 मिनट में खाना तैयार। अम्मा जी को बड़ा अचरज हुआ। अम्मा जी सोचने लगी, जो कल तक घंटों खाना बनाती थी, खबर भिड़िए दाओ, बेचारी परेशान हो जाती थी। तब तक कुछ नहीं होता था, अब ये मिनटों में कैसे खाना बना दे रही है। खाना खाने बैठे और बहुत सुंदर मसूर की दाल बनी थी। तो अम्मा जी ने कहा
अरे इतनी सुंदर मसूर की दाल बनी है, अगर इसमें थोड़ा नींबू होता तो कितना अच्छा होता। एक तो लेबू होले खूब। तो बहू वहीं बैठकर अपनी सासू जी को पंखा चल रही थी, तो उसने देखा कि नींबू चाहिए। अब वो कौन थी आपको तो मालूम है, भूतनी थी। वहीं बैठे बैठे उसने यूं हाथ अपना लंबा किया और बाहर बगीचे से नींबू तोड़कर सासू जी को दे दिया। सासू जी को समझ में आ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन बोले कैसे, डर गई। उन्होंने धीरे धीरे अपने बेटे को इशारा किया, आनंदो बाबू को। आनंदो बाबू भी थोड़े चौंक गए। फिर आनंदो बाबू ने गौर से देखा कि जब वो तालाब से लौट रही थी तो उसके पांव उल्टी दिशा में थे। अब आनंदो बाबू को समझ में आ गया कि ये मेरी पत्नी नहीं है। रात को चुपचाप सो गए। आनंदो बाबू तीसरे दिन सुबह उठे और ओझा के पास गए और ओझा के पास से ओझा को बुला के लाए। ओझा जैसे ही आया, ओझा ने देखते से ही समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, केमन आछो? आमी भालो आछि। अब जैसे ही उसने नाक में बोला, ओझा को समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हल्दी का धुआं दिया। जैसे ही उन्होंने हल्दी का धुआं दिया, आप तो इस भूतनी के प्राण एकदम गड़बड़ हो गए, घबरा सी गई। अरे बाप रे, हमको छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। ओझा बोला, नहीं, पहले बताओ तुम कौन हो और इनकी बहू माँ कहाँ पर है। आखिर में जब ओझा ने झाड़ू से उसकी बहुत सारी पिटाई की तो फिर भूतनी बोली, हाँ हाँ, हमसे गलती हो गई। हम तो आनंदो बाबू को बहुत चाहते थे ना, इसलिए हम नहीं बर्दाश्त कर पाए कि उनकी किसी और से शादी हो जाए। फिर उसने बताया कि मैंने इनकी बहू को चिड़िया बनाकर वो बरगद के अंदर खोह में छिपा के रखा है। दौड़ दौड़ के आनंदो बाबू वहां गए। उन्होंने देखा वो चिड़िया गले में माला लटकाए बैठी है। आनंदो बाबू ने तुरंत वो माला निकाली। उनकी बहू माँ जैसी की तैसी हो गई और फिर आनंदो बाबू के साथ आई कैसे, वैसे ही धीरे धीरे हिलते डुलते। आनंदो बाबू समझ गए, हाँ, ये जो स्लो मोशन में फिल्म चल रही है, यही हमारी बहू माँ है। लेकिन उसके बाद वो भूतनी वहां से भाग गई और आनंदो बाबू की गृहस्थी बहुत मजे से कटने लगी। बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए और वहीं पे आनंदो बाबू फलने फूलने लगे। कैसी लगी आपको ये कहानी बांग्ला की? शौक चिन्नीर गल्प। बीवियों के बारे में तो कहानियां हर जगह है कि नहीं? जी, हर जगह है। मतलब जिस भी प्रदेश में, जिस भी प्रांत में जाओ तो वहाँ बीवियों के बारे में ही कहानियां हो जाती हैं। तो मैं अभी महाराष्ट्र की लोक कथा है शहाणी बाई को, चतुर बीवी शहाणी बाई को। अभी हमने स्लो मोशन की बीवी की बात सुनी, अब आप चतुर बीवी की बात शहाणी बाई को सुनिए। तो आता ऐका शहाणी बाई को। हाँ। तो एक गांव में गोपाल नाम का एक ब्राह्मण था। अच्छा, ब्राह्मण का मतलब पूजा पाठ ये सब करके किसी तरह हमारे आनंदो बाबू की तरह। बिल्कुल बिल्कुल आनंदो बाबू की तरह। जी। वो बेचारा गरीब ब्राह्मण था, कुछ पूजा हो जाए दान दक्षिणा लेकर के घर आता था, पर उसकी बीवी परेशान थी। एक तो क्या न वो पैसे कमाते थे घर में, और दूसरा जो गोपाल जी थे उनकी एक बहुत बुरी आदत थी। अब आप कहोगे कि उसमें क्या बुराई है, पर नहीं भाई, बुरी आदत थी। वो उनको जो भी गांव में सामने दिखता था वो खाने पे उसको इनवाइट कर लेते थे। अच्छा, यानी सारे अतिथियों को घर में सब अतिथि घर पे आ जाओ, चाहे भले ही खाने को ना हो घर में। बिल्कुल नहीं। और फिर क्या, बैठ जाएंगे और बीवी से कहेंगे, जैसे कि आमतौर पे सब पति करते हैं, लाओ भाई परोसो। तो अब वो बेचारी कहाँ से परोसे, घर में होना भी तो चाहिए ना। तो वो बहुत परेशान थी उनकी इस आदत से, और बहुत बार बोल बोल के मतलब वो बिल्कुल हैरान हो गई। पर जो हमारे गोपाल पंडित थे उनकी समझ में नहीं आता था। अभी एक दिन सवेरे गोपाल बाहर, उस दिन बीवी तय करके बैठी थी, आज तो मैं कुछ करके रहूंगी। अब देखें क्या कर रहे हैं। अब भाई गोपाल जी बाहर गए और थोड़ी दूर जाके ही उनको एक और व्यक्ति मिला। वो थोड़ा सा
मतलब थका हुआ सा लग रहा कोई जरूरतमंद होगा बेचारा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या हो गया भाई, पानी वानी चाहिए क्या? तो वो बोला 3 रात से चले ही जा रहा हूँ, चले ही जा रहा हूँ, रात दिन चल रहा हूँ। मला को भूख लग ली है, ऐसा बोला होगा। अपनी भूख लग ली है, तेरा भूख लग ली होती। तो उसको भूख लगी थी, तो उसने कहा कि कुछ पानी और कुछ खाने को मिल जाता। अरे गोपाल बाबू तो बहुत खुश हो गए, बोले हाँ 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 बिल्कुल। है ना, ये देखिए, ये कोने में आप आगे जाएंगे ना, गली में तीसरा मकान मेरा ही है, आप वहां जाइए और वहां बैठ के पानी वगैरह पीजिए, मैं बस अब भी आता हूँ, थोड़ा एक जगह पूजा पढ़नी है। तो वो थोड़ा सा सीधा मिलेगा, पैसे मिलेंगे तो भाई तो जरूरी है ना। तो अब ये बेचारा जो अतिथि था, ये बड़ा खुश खुश गोपाल बाबू के घर गया। खट खट खट, पुणे। मी अच्छा, दूसरे गांव से माणूस है। अच्छा। हाँ, दूसरे गांव से आया हूँ मैं, दूसरे गांव का आदमी हूँ। तो बीवी ने दरवाजा खोला। नमस्कार वहिनी, मतलब नमस्ते वहिनी। हाँ, मुझे आपके पति ने आपके पास भेजा है, पानी और फिर बाद में कुछ खाना भी खाऊंगा। इसका तो बिल्कुल माथा ठनक गया, ये क्या बात हुई? फिर भी उसने दिखाया नहीं। उसने कहा या बसा बसा। बैठ गया, धीरे अंदर गई, एक गिलास पानी आके दिया, पानी दिया, उसने पानी पिया और ये रोने लगी। उसने कहा अरे 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 वहिनी क्या हो गया? वहिनी मतलब भाभी। अरे अरे वहिनी क्या हो गया? तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो अपने पति की इस आदत से परेशान हूँ। कौन सी आदत वहिनी? अरे वो ऐसे ही किसी थके हारे आदमी को पकड़ करके रोज लाते हैं, और ये आप खलबत्ता देख रहे हैं, वो मूसल। हाँ, ये मूसल से उसको मारते हैं। बाप रे। मूसल से कैसे मारेंगे? ऐसे थोड़ी मार पाते। वो देखिए रस्सी पड़ी है ना, वो रस्सी से उसके हाथ पैर बांधते हैं और फिर से खूब मारते और फिर घसीट के गांव के बाहर ले जाते। पता नहीं उनको इसमें क्या आनंद आता है। यानी मूसल से कुटाई करना। बाप रे। तो फिर वो नहीं वही पर मेरे को क्यों? नहीं, आप मुझे शक्ल से बहुत भले मानुस लगते हो, खूप चांगले माणूस वाटतात हो तुम्ही भाऊजी। तो असं करा, तुम्ही इथून निघा, आप यहाँ से जाइए। तो कहने लगा मैं कैसे जाऊं, वो तो आ जाएंगे। और इतनी बस ये बात कर ही रहे थे और बाहर दरवाजे पे खट 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 उसके पति जो हमारे गोपाल ब्राह्मण थे वो आ गए थे। अरे तो वो जो पत्नी थी उनकी जिसका नाम कमला था, वो बोली भाऊजी भागो, वो आ गए। तो वो बोल रहे हैं कमले दारूगढ़। कमले दारूगढ़। अब तो कमला गई दरवाजा खोलने और ये जो उनका अतिथि था वो पीछे के दरवाजे को खोल के भागा। अब इसने दरवाजा खोला तो देखा तो पतिदेव सामने खड़े हुए गोपाल जी, गोपाल राव। तो बोले अरे वो कहाँ गए अतिथि जो थे? तो कमला बोली अरे पता नहीं उनको क्या हुआ, वो मुझसे बोले मुझे एक रस्सी चाहिए और एक मूसल चाहिए, मैंने ला के दी और ये देखो रखा है, और वो भाग गए जैसे ही तुम्हारी आवाज आई। बोले अरे नहीं, कुछ गैर समझ होगी, गैर समझ झाली असेल। तो बोले मैं देखे आता हूँ। उन्होंने उठाया वो मूसल, काफी बड़ा मूसल था, और ये लिए रस्सी, और बोले कहाँ गए वो? कहले वो पीछे के दरवाजे से गए, और ये भागे उनके पीछे, सामने वो आती थी और ये पीछे थामा। आज कशाला थामा से क्यों रुकेगा वो? भाग रहे। ये बेचारे मूसल ले करके कितनी देर दौड़ सकते थे। उन्होंने मूसल वहीं रखा। इतने में कमला आई। कमला बोली क्या हो गया? बोले अरे वो भाग गया। कहले मुझे वो आदमी बहुत विचित्र लग रहा था, अब मैं बता देती, अगली बार से ऐसे किसी को भी घर में नहीं लाना, क्योंकि हो सकता है वो मुझे बांध के मूसल से मारने वाला हो।
गोपाल तो घबरा गए। उन्होंने पत्नी से कहा, तुम ठीक कहती, अगली बार से इस घर में कोई अनजान आदमी नहीं आएगा, कोई अतिथि नहीं आएगा। और देखो, ऐसे होती है शानी बाइको। शानी बाइको। शानी बाइको। लेकिन एक बात है, ये जो घर में खींचतान होती है ना, पैसे को लेकर, पैसे की कमाई नहीं है, घर में खाने को नहीं है, क्या करें, ऐसी एक कहानी एक और पति पत्नी की भी है बंगाल में, होरी बाबू की। होरी बाबू, नापित। होरी बाबू नापित। आपको होरी बाबू नापित की कहानी सुनाते। ऐसे ही बंगाल के किसी गांव में एक होरी बाबू नापित थे। नापित मतलब समझते, बार्बर, नाई का काम करने वाले। और वो जो पेटी लेकर घर घर जाके लोगों का शेविंग बनाना, कटिंग बनाना, थोड़ी सी मालिश कर देना, ये सब काम वो होरी बाबू किया करते। और होरी बाबू एकदम बहुत सीधे, सच्चे, ईमानदार आदमी थे, अपने काम से काम रखना। तो जब होरी बाबू की शादी हुई, एक बहुत सुंदर सी पत्नी उनके घर में आ गई। लेकिन मजे की बात यह थी कि होरू बाबू की कोई ज्यादा कमाई वमाई नहीं होती थी। दिन में कुछ थोड़ा बहुत कमा के वो लाते थे और घर में लाके वो पत्नी को दे देते। जो कुछ वो देते थे उससे बामुश्किल दाल चावल बन जाए तो बहुत गनीमत समझिए। अच्छे पकवान तो खाने की कोई गुंजाइश। पकवान नहीं भूल रहे हो, वो बोली ना कि मैं तो एक टुकड़ा मछली नहीं खा पाती, और एक टुकड़ो माछ पाई ना, एक टुकड़ो माछ पाई ना। और वो बोलती थी, मेरी तो हालत ऐसी हो गई जैसे विधवाओं की होती है। बंगाल में वो पुरानी परंपरा थी जिसमें विधवाएं इस तरह से माछ नहीं खाती थी। तो उसको लगता था कि मुझे तो इन्होंने ऐसा बना दिया है, सात्विक, बिल्कुल दाल चावल, बस उसके अलावा कुछ खाने को ही नहीं मिलता। रोज पति से कहती थी, कुछ तो अच्छा लाओ, कुछ तो कमा के लाओ, कुछ तो अच्छा लाओ। लेकिन बेचारे क्या करें, होरी बाबू मेहनत बहुत करते थे, पैसा धेला कुछ मिलता नहीं था। आखिर एक दिन ऐसा आया कि होरी बाबू कुछ भी नहीं ला पाए। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। पत्नी बोली कि अब मैं क्या बना के खिलाऊं अपनी हड्डियां। होरी बाबू बोले, देखो देखो कुछ रखा होगा, किछु दिए दो। उनसे कहा, तुम्हार मुड़ और मुड़ी घंटो। फिर भी बोला किछु दिए दाओ, किछु दिए दाओ। तो उसको गुस्सा आया। उसने वहां जो कोने में रखी थी झाड़ू, वो झाड़ू उठाई और होरी बाबू की दैत दनादन पिटाई की। अच्छा, पिटाई घर के अंदर तो करती, ठीक है, वो होरी बाबू को पकड़ के बाहर ले गई और घर के बाहर उनकी खूब पिटाई की और खूब चिल्ला के बोली, আমার কাছে কিছু আছেই নি, আমি কি খাবো কি খাওয়াবো কি খাওয়াবো। इतनी ज्यादा वो परेशान हो गई। होरी बाबू सामने सामने भाग रहे थे, और झाड़ू लेके पीछे झाड़ू लेके भाग रही थी। तो आखिर में होरी बाबू बहुत परेशान हो गए। थोड़ी पिटाई से परेशान हुए, लेकिन ज्यादा परेशान इसलिए हुए कि पत्नी ने पूरे मोहल्ले के सामने अपनी इज्जत उतार दी, अपमानित हो गए। इसलिए होरी बाबू को जरा बुरा लगा। उन्होंने रात को चुपचाप से अपनी वो शेविंग किट उठाई, पेटी उठाई, एक झोला उठाया जिसमें बाकी का सारा सामान था, यानी उनका शेविंग का सारा सामान था, वो लेके होरी बाबू निकल गए। तो उन्होंने सोचा कि अब कहाँ जाएं, इस गांव जाएं कि उस गांव जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो कैसा पैसा कैसे कमाए ये बेचारों को आता ही नहीं था। वो तो एक सीधे सच्चे आदमी थे। सीधे सच्चे का मतलब आदमी सीधे सच्चे थे, लेकिन दिमाग तो उनमें था ही। अरे नापित थे। जब बहुत सारा वो जब करके वो अपना चले गए गांव में, जंगल में जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और जब पेड़ के नीचे बैठ गए होरी बाबू, तो सोचने लगे कि मैं क्या करूं। सोचते सोचते दिन ढल गया, रात हो गई। जब घनघोर रात हो गई, होरी बाबू को थोड़ी सी नींद आने लगी। तब उस पेड़ पर देखा तो एक पुराना सा भूत रहता था। अब उस भूत को ये लगा कि भाई मेरे इस डोमेन में, मेरे राज में कौन आ गया है, और कौन आ गया है जिसने मेरे पेड़ पर कब्जा करने की कोशिश की है। उसको लगा ये आदमी की नीयत अच्छी नहीं है, ये जरूर मेरे पेड़ पर कब्जा करने आ गया है। तो उसने क्या किया, वो नीचे उतरा और नीचे उतर के उसने एक ऐसा ताड़ के पेड़ का रूप बनाया, ऐसा ताड़ के पेड़ का रूप बना लिया और ऐसा खड़ा हो गया और बोला, कौन हो तुम, क्या थे, कौन हो, क्या काम है, यहाँ क्यों आए हो। होरी बाबू ने सोचा कि मामला गड़बड़ है। उनको ये समझ में आ गया कि ये भूत है। होरी बाबू ने
हिम्मत बटोरी। अंदर से थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत बटोरी और हिम्मत बटोर के धीरे से बोले, तुम कौन हो, कहां से आए हो? तुम जानते नहीं, मैं इस पेड़ का मालिक हूँ, मैं भूत हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हरि बाबू बोले, अरे जा जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत सारे भूत देखे मैंने, मैं तुम्हारे जैसे भूतों को ठीक करना जानता हूँ। तुम जानते नहीं, इस थैले में, मेरे इस थैले में आज सुबह से मैंने 4-5 भूत पकड़ के रखे हैं, वो बंद है। बाप रे, भूत को समझ में नहीं आया। पहले तो उसे लगा यूं मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने हरि बाबू का कॉन्फिडेंस देखा तो भूत को भी लगा कि बात में दम है। उन्होंने कहा, बताओ कौन से भूत पकड़ के रखे हैं, बताओ। हरि बाबू का दिमाग चला। उन्होंने क्या किया, आप जानते हैं कि जब आप शेविंग करते हैं तो आपके पास एक आईना होता है दिखाने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए। तो हरि बाबू ने उस थैले में ऐसा आईना रखा और वो भूत के सामने कर दिया। भूत ने जब उसमें अपनी तस्वीर देखी तो भूत घबरा गया। भूत बोला, अरे बाप रे, इसमें एक भूत पहले से बंद है। माय गॉड, मैं तो डर गया। हरि बाबू से बोला, भैया मुझे माफ कर दो, मुझे इसमें बंद मत करना, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। हरि बाबू बोले, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है भूतों को पकड़ना और इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। और अगर तुम बचना चाहते हो और तुम जान छुड़ाना चाहते हो तो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। भूत बोला, ठीक है भैया, तुम जैसा बोलो मैं करूंगा, बताओ मुझे क्या करना है। हरि बाबू बोले, सोचने लगे कि कुछ पैसा इसी से उगा लिया जाए। तो उन्होंने कहा, देखो ऐसा करो, मुझे जरा 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाके दे दो और मेरे घर को अनाज से भर दो, चावल से। भूत बोला, ठीक है, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने कुछ तो भी अगड़म बगड़म डगड़म बगड़म कोई मंत्र पढ़ा और तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राएं वहां पर हाजिर हो गई। और धीरे से वो बोला हरि बाबू के साथ, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे घर के बगल में जो अनाज का भंडार है उसको भर देता हूँ। हरि बाबू और वो दोनों पहुंचे। पत्नी ने दरवाजा खोला और बोला, क्यों ऐसे ही खाली हाथ आ गए हो फिर से? हरि बाबू बोले, नहीं नहीं, ये थैला है, इसमें कुछ थोड़ी सी चीजें हैं, तुम देख लो। जैसे ही पत्नी ने वो थैला खोला और उसमें स्वर्ण मुद्राएं देखी, उसकी आंखें फट गई। तो ये हुआ, वो भूत जब अनाज भर रहा था तो भूत का चाचा आ गया। भूत का चाचा देख के दंग रह गया। भूत से बोला, अरे भाई, हम लोग भूत हैं, हम लोगों को डराने के लिए तुम यहाँ इस घर में आके काम कर रहे हो? भूत बोला, नहीं नहीं, ये बड़ा खतरनाक है हरि बाबू, ये भूतों को पकड़ लेता है, थैले में बंद करता है। इधर हरि बाबू ने उन दोनों की बात सुन ली थी। तो जैसे ही भूत के चाचा ने हरि बाबू के घर का दरवाजा खोला, हरि बाबू ने बड़ा वाला आईना निकाल के दिखाया और कहा, देखो मैं ऐसे ऐसे भूत पाल के रखता हूँ। भूत का चाचा भी डर गया और उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे बंद मत करना। तो उन्होंने, हरि बाबू ने उससे कहा, ठीक है, एक गोदाम में तुम चावल भरो और एक गोदाम में हरि बाबू गेहूं भरेगा। तो हरि बाबू और उसके चाचा दोनों उसके घर में अनाज भर के जान छुड़ा के भागे और हरि बाबू जो है चैन की बंसी बजाते हुए अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। माछ भी खिलाया पत्नी को। ऐसा है। सच्ची, पैसा तो जरूरी है जी, सुखी जीवन के लिए पैसा बहुत जरूरी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ईमानदारी से, मेहनत से कमाया गया पैसा बहुत फल देता है। बहुत फल देता है। और एक ऐसी ही एक कथा है महाराष्ट्र की, आटपाट नगर। अरे वाह! बचपन में आटपाट नगर के सिवा हमारा काम ही नहीं चलता था। ये आटपाट नगर है ना, है महाराष्ट्र का एक ऐसा नगर है जो आपको मैप पे कभी नहीं मिलेगा, पर हर कहानी में आटपाट नगर जरूर मिलेगा। सारी कहानियां वहीं से पैदा हुई। तो ये आटपाट नगर में जो राजा था बहुत बहुत दानी था। जो भी उसके पास आता था वो भर भर मोहरे देता था, कपड़े देता था, अनाज देता था, सुख सुविधा संपन्नता सबका ध्यान रखता था। उसके दरबार में एक दिन एक व्यक्ति आया। हाँ, गरीब सा ब्राह्मण था जिस बेचारे का नाम था केशव। केशव ब्राह्मण आया और उसने राजा से कहा, बहुत ही बुरी स्थिति से जा रहा हूं महाराज, कुछ दया करिए। महाराज बोले, मेरे राज्य में और ऐसी स्थिति, ये तो हो ही नहीं सकता। लाओ भाई,
5 मोहरों की थैलियां इन्हें दे दो। 5 मोहरे? हाँ, 5 थैलियां भर के। 5 थैलियां? बहुत गरीब था ना इसलिए। तो वो बोला, नहीं महाराज, मैं ये पैसा नहीं लूंगा, मुझे मेहनत से पसीना बहा करके कमाया गया पैसा चाहिए। तो राजा बोला, मैं ऐसा पैसा, ये तो सब मेरा ही है। नहीं महाराज, मुझे वो पैसा चाहिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाया हो। अब राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया। राजा अपनी मेहनत करेगा और पैसा कमाएगा? हाँ, पर राजा दानी था। राजा के बारे में सब कहते थे कि उनसे जो मांगो वो मिलता है। तो अब राजा को लगा कि मैं कैसे लाऊं। फिर भी उन्होंने केशव से कहा कि केशव पंडित, ऐसा करो, मुझे 3 दिन का समय दो और आप चौथे दिन आ जाना, देखो शायद कुछ हो जाए। पंडित बोला, ठीक है। वो चला गया। दिन भर राजा सोचते रहे क्या करूं। रात को वेश बदल के निकले, पूरे शहर का चक्कर लगाए, कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन वो फिर गए, वेश बदल के दिन में गए देखने के लिए कि क्या काम हो सकता है। उठे, कईस नहीं मिला काम देता, बिल्कुल खाली हाथ। तीसरा दिन आखिरी दिन था। वो सवेरे सवेरे गए और उनकी नजर पड़ी, एक आदमी अपने घर के बाहर ऐसे खड़ा हुआ। ये गया, राजा ने उनसे बोला, आप यहाँ ऐसे खड़े हुए हैं, कोई काम करना है क्या आपका? बोले, हाँ, वो मेरे अंदर बागीचे में एक गड्ढा खोदना है, मुझे नारियल का पौधा लगाना है। राजा और गड्ढा खोदेगा? हाँ, पर अगर मेहनत की कमाई चाहिए तो करना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, आप मुझे कितना पैसा देंगे? वो बोला, 8 आने दूंगा, 8 आने में ये गड्ढा खोदना है। अब राजा गया, कुदाली लेके पूरे हाथों में छाले पड़ गए, लाल लाल हाथ हो गए, पसीने से लथपथ, पर गड्ढा नहीं खोद पाए। वो आदमी बहुत नाराज हुआ। वो बोला, क्या तुम आदमी हो, पूरे पसीने में नहा गए, 2 फावड़े नहीं मारे तुमने, गेती नहीं चलाई और गड्ढा नहीं खोदा। अरे राजा को कैसे आदत होगी? पर उसे थोड़ी मालूम था कि वो राजा है। हाँ, ये बात। तो फिर तो राजा ने कहा कि मुझे माफ करिए, जो भी आपको बन पड़े आप मुझे दे दीजिए। उसने कहा, ये लो 4 आने दिए उसको। राजा ने लिया और वो 4 आने उसको सुख शांति दे रहे थे। उसको लगा कि एकदम ठंडक पहुंच गई। मेहनत की कमाई, जिंदगी में पहली बार अपनी मेहनत की कमाई। वो अपनी मुट्ठी में दबा के वो अपने राजमहल वापस आए और अगले दिन जो चौथा दिन था, दरबार गए, अपनी जेब में डाल दिया। हाँ, देखा तो हमारे केशव पंडित खड़े थे। उन्होंने कहा, पंडित जी, ज्यादा तो नहीं, सिर्फ ये 4 आने। केशव पंडित ने आंखों से लगाया और बोले, ये 4 आने इतने बढ़ेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। धन्यवाद। और वो लेकर के अपने घर आ गए केशव पंडित और अपने बागीचे में जो कोने में एक तुलसी का पौधा था, तुलसी के साइड पड़ोस में उन्होंने उस सिक्के को गाड़ दिया। अब उन्होंने गाड़ दिया। अब इस बात को बहुत दिन हो गए। एक दिन राजा के लिए फूल चुनने के लिए उनके कुछ लोग पूजा के फूल लेने के लिए जा रहे थे और ये ब्राह्मण का घर तो काफी दूर था। ब्राह्मण के घर के वहां गए और दूर से देखे तो एक बहुत बड़ा सा कोई पेड़ था, उस पे चमकते हुए कुछ सितारे टाइप लटक रहे थे, सितारे जैसे दिख रहे थे। पास में गए तो देखा तो उस पे सिक्के लटक रहे थे। अरे, वो तो दौड़ते दौड़ते राजा के पास गए। राजा से बोले, महाराज, आपके बागीचे में क्या है? कुछ नहीं, जाके देखिए, वो केशव के घर के बाहर जो ब्राह्मण है, केशव ब्राह्मण के घर में एक इतना बड़ा पेड़ है जिसमें सिक्के लटक रहे हैं। राजा ने कहा, ऐसा का पेड़? जाओ, वो पेड़ मेरे बागीचे के लिए लेके आओ। ये लोग फिर गए तो पंडित जी अड़ गए। वो बोले, नहीं,
जब तक राजा नहीं आएंगे मैं ये पेड़ नहीं दूंगा। तो हार के राजा को आना पड़ा। राजा बोले, आपने ये पेड़ कहां से लगाया? ये पेड़ मुझे दीजिए। केशव बोले, महाराज ये आप ही का पेड़ है, याद करिए आपने जो मेहनत की कमाई का सिक्का 4 आने मुझे दी, ये वही गाड़ा था और ये उसी का पेड़ है जो आज इतना फल फूल रहा है। आप चाहते हैं ले जाइए, पर याद रखिए कि ये आपने मुझे दिया था, मेहनत की कमाई था। तो राजा नतमस्तक हो गए, बोले, नहीं पंडित जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, पर हाँ एक बात आपने मुझे समझा दी कि मेहनत से कमाए हुए पैसे हमेशा आपको बहुत सुख देते हैं और वो दुगने, चौगने, 8 गुने, 16 गुने और लाखों गुना हो करके आपके पास वापस आते हैं। मेहनत की कमाई इसीलिए कहा जाता है बहुत फलती फूलती है। तो साथियों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। फोकलोक में आप लोग जुड़े रहिए फोकलोक से, और भी बहुत सारी कहानियां देश के बहुत नामी गिरामी स्टोरी टेलर्स आपके साथ साझा करेंगे। आपको हमारा ये प्रयोग कैसा लगा? आप सोचिए, आप बताइए, और इजाजत दीजिए सच्चिदानंद को। और मैं मालविका। फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। नमस्ते।